Hi friends, you are most welcome in this part of series of practice sessions. एक्चुअली आज के इस पार्ट में हम मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इन शॉर्ट मैट, एएमटी, बायबैक, डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए रिवीजन सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस की दो बैक टू बैक सीरीज जो स्टार्ट कर रखी हैं। अभी लास्ट रिवीजन सेशन में हमने मेट, एएमटी, बायबैक, डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन से रिलेटेड जो थिंग्स हैं उनको थॉरोली रिफ्रेश कर लिया है। और अब हम आज इस प्रैक्टिस सेशन में जो इन टॉपिक से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे। तो जुलाई 21 में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, मैं वो आपके सामने रखता हूं। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एक्चुअली जहां आपको पी&एल वगैरह को लेकर डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, एडवाइजेबल है कि आप उस क्वेश्चन के लास्ट में सबसे पहले ये चेक करें कि वहां रिक्वायर क्या किया गया है। जैसे सपोज कंपनी बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और उसमें बस आपको रिक्वायर किया गया कि आप इनकी टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए, तो वो तो हम जो भी हेड्स ऑफ इनकम के नॉर्मल प्रोविजंस हैं उनसे कंप्यूट करके ले आएंगे। वहां पर हमें बुक प्रॉफिट या मेट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर किया गया कि आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट कीजिए, तो फिर हम केवल 115 जेबी के अकॉर्डिंगली उस कंपनी का बुक प्रॉफिट निकाल कर रख देंगे। उसी एंगल से उस क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको रीड करके उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप कंपनी का मैट निकालिए, तो फिर हम बुक प्रॉफिट और 115 जेबी के अकॉर्डिंगली जो उनका टैक्स है वो बस निकाल देंगे। लेकिन जहां क्वेश्चन में अगर आपको एसएससी कंपनी का टैक्स पेबल केवल रिक्वायर किया गया, तो फिर वहां हम उस एसएससी कंपनी की नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टोटल इनकम भी निकालेंगे, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से उनका टैक्स चेक करेंगे और उनका 115 जेबी के अकॉर्डिंगली बुक प्रॉफिट निकालेंगे और मैट देखेंगे। अगर नॉर्मल टैक्स अगर कम है तो मैट मतलब एट अ मिनिमम आपको ये जो टैक्स है वो तो देना ही है ना, तो फिर वहां मैट को हम कंपनी का फाइनल टैक्स पेबल कहेंगे। और अगर कहीं कंपनी का नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा है तो फिर ये मैट तो एक ऑल्टरनेटिव टैक्स है ना, तो फिर उस केस में हम नॉर्मल टैक्स ही कंपनी का फाइनल टैक्स पेबल कहेंगे। तो जहां कंपनी की फाइनल टैक्स लायबिलिटी अगर आपको रिक्वायर की जाए तो वहां आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में तैयार करेंगे। नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, मैट प्रोविजन से बुक प्रॉफिट और मैट, एंड कंपैरिजन के बाद आपका फाइनल डिसीजन। तो आपको 4 वैरायटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। केवल टोटल इनकम की कंप्यूटेशन तो नॉर्मल प्रोविजन से कर दी जाएगी, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन 115 जेबी से करके लाएंगे, मैट की कैलकुलेशन 115 जेबी से होगी। और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कि आपको टैक्स लायबिलिटी सिंपली कंपनी की पूछी जाए, तो वहां पर आप दो पार्ट्स में उस तरह के क्वेश्चन को का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और इन तरह के जो भी क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, वो आपको अभी आगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो बुक प्रॉफिट का है, मैट का है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का है, वो यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल टोटल इनकम वाले जो क्वेश्चंस है वो तो हम पीजीबी में कवर करेंगे ही करेंगे। तो आइए अब इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड, जुलाई 21 के इस क्वेश्चन से। तो आप देखेंगे क्या आपको रिक्वायर किया जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट्स ऑफ माधव लिमिटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 जेबी। तो जितनी भी डिटेल्स गिवन है ना, बस हम इसी एंगल से उनके बारे में जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते हुए चलेंगे। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन को, माधव लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी फर्निसेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24। आपको प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एज पर कंपनीज एक्ट गिवन है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इंक्लूड्स क्रेडिट्स। अब इन्होंने क्या क्या क्रेडिट कर रखा है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज तो इंक्लूड हो रखा है, इसमें कहीं कोई हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम कहेंगे नो ट्रीटमेंट
क्योंकि बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो बुक प्रॉफिट में केवल बिजनेस प्रॉफिट तो नहीं आते, अदर हेड के नेचर की भी अगर कोई इनकम है वो पीएनएल में क्रेडिट हो रखी है तो हम उसे क्रेडिट ही बने रहने देंगे, ठीक है ना। तो डिविडेंड इनकम के लिए हम यहां कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शेयर इन इनकम ऑफ एन एओपी एज अ मेंबर, द एओपी हैज पेड टैक्स एट एमएमआर। तो फ्रेंड्स, अगर एओपी अपनी इनकम पर एमएमआर से टैक्स देता है तो फिर जो मेंबर शेयर है वो तो मेंबर के हैंड्स में सेक्शन 86 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। याद कीजिए, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन की एक्सप्लेनेशन में, रिडक्शन की लिस्ट में आपने ये देख रखा है ना कि जहां एओपी ने अगर अपनी इनकम पर अगर टैक्स एमएमआर या उससे भी हायर रेट पर दे रखा है, जहां मेंबर शेयर सेक्शन 86 में मेंबर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है, तो वहां मैट क्यों। तो फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है इसको सर्टेनली हम क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर लेस कर देंगे। देन long term capital gains on sale of shares on which STT was paid at the time of acquisition and sale। तो मतलब इंफॉर्मेशन हमें सेक्शन 112A में LTCG के फिट केस की यहां दी जा रही है, लेकिन बुक प्रॉफिट के लिए 112A का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैट जब लगता है तो वहां 112A बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता है ना। मैट के प्रोविजंस ने एक्ट के बाकी प्रोविजंस ओवरराइड जो कर रखे हैं, इसीलिए हमारे लिए तो ये सिंपली एक कैप गेन के नेचर की इनकम है, बुक प्रॉफिट में ऑल प्रॉफिट्स आते हैं, इसीलिए हम इसका भी यहां कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। देन अब डेबिट साइड की जो डिटेल्स हैं उनमें डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, पहले डेप्रिसिएशन जो भी पीएनएल में डेबिट होगा आप उसे ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को आप लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन कंपोनेंट तक जितना अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट किया गया होगा उसे भी हम लेस करेंगे। ये रिवीजन सेशन में रिफ्रेश किया था, अभी आगे के क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आपको काम भी आएंगी। यहां देखिए, कोई भी रिवैल्यूएशन वगैरह जैसी चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमें डेप्रिसिएशन अलाइबल एज पर आईटी रूल्स गिवन है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट जो निकालना है उसमें हमें डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली माइनस करना है। तो पहले हमने ऐड किया एंड उसके बाद में यही हम डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन ट्रीट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन जैसी कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है, तो फिर उसके बाद हम इसे लेस कर देंगे। देन प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, याद करो एडिशन के लिए क्वालिफाई करेगा ना। हाँ, एडिशन की लिस्ट में था, लेकिन ये देखिए प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। अरे सर, ये तो नॉर्मल प्रोविजंस में सेक्शन 40A(7) में डिसअलाउ होता है, तो इसे भी बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो। देन आंसर इज नो। बुक प्रॉफिट के लिए प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटीज एडिशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मैंने ये डिफरेंस भी रिवीजन सेशन में आपको हाईलाइट किया था, इसीलिए ये सिंस प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी है, इसके लिए नो ट्रीटमेंट। एक्चुअली लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कंप्यूटेड एज पर AS13 कितना, 2,14,000 का। फ्रेंड्स, अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन, मतलब अगर कोई प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एन असेट है तो दैट विल बी एडेड बैक। यहां अगर उन्होंने कोई बिजनेस ट्रांसफर किया, उसका लॉस अगर उन्होंने पीएनएल में डेबिट किया है तो ये कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए इसका हम कोई ट्रीटमेंट यहां नहीं करेंगे। देन फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग 37,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट अंडर द आईटी एक्ट इंक्लूडेड है, याद है एक्सप्लेनेशन में कवर किया था हमने ये पॉइंट। तो यहां इस केस में इनकम टैक्स एडिशन के लिए क्वालिफाई करता है, तो वो हम यहां बुक प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे। देन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर आईटी एक्ट में गिवन है, सेम फिगर है, ऐसा दिया जा रहा है। तो याद करो, आप अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लोअर को बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के टाइम पर लेस करते हो ना, तो मतलब इसमें से ये 459,100 का जो अमाउंट है वो लेस किया जाएगा। बस अब जो भी हमने यहां पर ये ट्रीटमेंट डिस्कस किया ना, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए किसका होगा किसका नहीं होगा, बस वो आपने फ्रेंड्स यहां अरेंज कर देना है। तो जो भी डेप्रिसिएशन हमने पहले पीएनएल में जो भी डेबिटेड था उसको ऐड किया, और डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन वही ट्रीट किया जाएगा, वो यहां पर रिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसी तरह से जो भी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कशन हमने किया है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं होना है वो नहीं यहां पर हो रहा है, और
और बाकी जिसका जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो यहां पर बस किया गया और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बुक प्रॉफिट यहां माय डियर फ्रेंड्स कहलाएगा। ठीक है, तो इनके लिए कहीं पर भी बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन में एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए यहां एडजस्टमेंट नहीं किया गया। बहुत ही हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था जो अभी आपने देखा। अब आइए जरा मैं नवंबर 2020 का न्यू कोर्स का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां भी रिक्वायरमेंट बुक प्रॉफिट कंपनी का आप निकाल कर दीजिए जो मैट के लिए लाइबेबल बन सके। तो बुक प्रॉफिट के एंगल से ही हर एक इंफॉर्मेशन को यहां डील करते हैं। तो महादेव एंड सन्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी whose accounts have been prepared in accordance with the provisions of Schedule 3 of Companies Act. Its P&L for the year ended 31st March 2023 shows a net profit of rupees 27 lakhs. The company informs the following debit or credit have been made in the P&L before arriving at the above stated net profit. अच्छा, तो इस 27 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट से पहले क्या क्रेडिट और डेबिट हो चुके हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन है वो देखिए यहां कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया 11 लाख। तो ये तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जेम्प्टेड है और सेक्शन 10, 11 और 12 की जो इनकम है उन पर तो मैट नहीं लगता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 11 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो लेस करना होगा। अच्छा, देन प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कवर्ड and qualified for deduction under section 10AA rupees 30 lakhs। याद कीजिए जो 10AA की इनकम है उस पर रिवर्सल थीम नहीं है। हाँ, 10AA की जो इनकम है वो तो मैट के लिए लाइबेबल बनेगी। तो अगर 10AA वाली यूनिट मतलब एसईजेड की यूनिट का प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो आप उसका कुछ नहीं करेंगे, वो नेट प्रॉफिट में क्रेडिट मतलब इंक्लूड हो चुका है तो होप बना रहेगा, उस पर तो मैट लगेगा। देन फ्रेंड्स, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन PY 21-22 बुक प्रॉफिट वाज नॉट इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इन द ईयर 21-22 4 lakhs। तो मतलब जब रिजर्व बना था तब बुक प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ था, मतलब तब मैट नहीं गया था। तो फिर अब जाएगा, अब इसे रिडक्शन के लिए क्वालिफाई ये नहीं कर पाएगा, तो इसका भी नो ट्रीटमेंट। ये P&L में क्रेडिटेड मतलब इंक्लूडेड है, बना रहेगा इंक्लूड, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीडी पेड, फिर वही बात है, तो एक इनकम ही ना, बुक प्रॉफिट मॉल प्रॉफिट्स आने हैं तो ये P&L में क्रेडिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे। देन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व रुपीस 10 लाख, इसे थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। आइए उससे पहले डेबिट साइड में चलते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेक्शन 10AA अंडरटेकिंग 16 लाख, फिर वही बात, 10AA वाली अंडरटेकिंग के लिए हमें रिवर्सल थीम अप्लाई करनी नहीं है तो इसके लिए भी नो ट्रीटमेंट। देन डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22 ब्रॉट फॉरवर्ड रुपीस 13 lakhs और बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू PY 21-22 ब्रॉट फॉरवर्ड रुपीस 10 lakhs। अब रुकिए जरा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों आइटम्स हैं आप देख रहे हैं ये P&L में डेबिट हो चुके हैं और इन फॉलोइंग डेबिट्स के बाद में जो ये 27 लाख रुपीस का अमाउंट है वो निकल कर आया है। इसका मतलब क्या कि इस 27 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट से ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस है वो दोनों माइनस हो रखे हैं, लेकिन माइनस होने क्या चाहिए, विच एवर इज लोअर ना। हाँ, जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से जो भी लोअर होगा मींस हम कह सकते हैं दैट इज 10 लाख रुपीस, वो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये 13 लाख रुपीस और क्यों आपने लेस कर रखा है, तो मतलब क्या, इसका जो रिवर्सल है, एडिशन है, वो यहां पर रिक्वायर अपीयर हो रहा है। ये जो 13 लाख आपने जबरदस्ती और लेस कर रखा है इसको एड बैक किया जाना यहां बनता है। अब इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 का जो सजेस्टेड रिलीज किया था उसमें उन्होंने एक ब्लंडर क्या किया, उन्होंने जो 10 लाख रुपीस का अमाउंट है वो दोबारा से लेस कर दिया।
मतलब क्या क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि भाई जो 27 लाख रुपीस का अमाउंट आया है उस तक पहुंचने से पहले ही ये फॉलोइंग डेबिट्स किए जा चुके हैं। मतलब 27 लाख से पहले ही अगर ये लेस हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, तो फिर दोबारा से फर्दर लेस करने का तो मतलब ही नहीं होता, बल्कि जबरदस्ती जो लेस हो चुका है उसका इफेक्ट रिवर्स करना यहां पर बनता है, वो एड बैक होना चाहिए। राइट तो बस आपने क्या कैरी करना है अब कि हां जो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है वो रिड्यूस हुआ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो रिड्यूस जबरदस्ती हुआ पड़ा है हम उस डेबिटेड आइटम को यहां पर रिवर्स मींस एड बैक करेंगे। ओके देन करेंट ईयर डेप्रिशिएशन ₹12 लाख, पहले तो हम इसे एड बैक कर देंगे, फिर यहां आ जाओ, पहले डेप्रिशिएशन फॉर करेंट ईयर इंक्लूड्स ₹5 लाख टुवर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। इसका मतलब क्या कि हम 12 लाख को पहले हमने एड बैक कर दिया जो P&L में डेबिटेड था, उसके बाद में जो रिवैल्यूएशन कंपोनेंट वाला डेप्रिसिएशन है उसको हटा के 7 लाख रुपीस का जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन बनता है वो हम लेस करेंगे, एंड रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल जितना डेप्रिसिएशन है उस हद तक रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई जो विड्रॉन है केवल वही रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती है ना। तो इस 10 लाख में से हम क्या कहेंगे, जो 5 लाख रुपीस का अमाउंट है वही केवल रिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। तो फाइनली क्या बात निकल कर आई कि जो भी यहां P&L में जितना भी डेप्रिसिएशन था वो हमने एड बैक किया, उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स हमने डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को, तो रिवैल्यूएशन कंपोनेंट वाले डेप्रिसिएशन को हटा के जो बचा उसको लेस किया, और जितना रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल डेप्रिसिएशन था उतने तक रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई जो विड्रॉन है वो यहां पर रिड्यूस करनी होती है। यही तो रिवीजन सेशन में सारी चीजें आपने रिफ्रेश कर रखी हैं, एंड सॉल्यूशन में यही बातें आपको देखने को यहां मिलने वाली है। तो पहले पूरा डेप्रिसिएशन एड बैक करा दिया, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन यहां लेस कराया, और रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई विड्रॉन थी वो यहां पर और रिड्यूस की गई। ओके देन आइए जरा डेबिट साइड में और क्या गिवन है। इंटरेस्ट टू बैंक नॉट पेड अप टू फाइलिंग ऑफ ROI, तो ये 43B में नॉर्मल प्रोविजंस में डिसअलाउ हो सकता है, बुक प्रॉफिट के लिए तो इसका कुछ नहीं हमें करना होता है। हां प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज ये ऐड बैक करेंगे, इनकम टैक्स भी ऐड बैक होगा, लेकिन पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ नॉर्मल प्रोविजंस में डिसअलाउ होती होगी, लेकिन बुक प्रॉफिट का मीनिंग तो एग्जॉस्टिव नेचर का है, वहां तो पेनल्टी के लिए कोई डिसअलावेंस और एडिशन नहीं है, इसलिए उसका नो ट्रीटमेंट। बस अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं, जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वो उठाइए, और जो भी हर एक आइटम के लिए हमने डिस्कशन किया है बस वो इफेक्ट यहां पर देकर आइए, तो बुक प्रॉफिट आपके सामने होगा, वही फिगर यहां पर आपको अल्टीमेट गिवन है विद नोट्स। और आइए एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड जिसमें जुडिशियल कंट्रोवर्सी है, मैं वो मई 2016 का स्टडी मटेरियल का भी जो पार्ट बना हुआ है वो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, और आपको रिक्वायर क्या किया गया है कि बस आप एसएससी कंपनी का जो मैट है वो कंप्यूट करके दे दीजिए। ओके तो हम पहले मैट के लिए बुक प्रॉफिट के एंगल से जो चीजें हैं वो इस क्वेश्चन की डिसाइड करेंगे, ठीक है। Sona Limited, a resident company, earned a net profit of ₹15 lakhs after debit or credit of the following items to its statement of P&L for the year ended 31st March 2023। क्या क्या आइटम इन्होंने P&L में देखो डेबिट कर रखे हैं। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी क्या करना है आपको, एड बैक करेंगे। ओके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी असेट, याद आ रहा है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह के लिए हमने वहां बात की थी, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ डेटर्स है ना, एड बैक होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी ऐड करेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ये प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। देन माय डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन ये पहले ऐड होगा,
हाँ, फिर उसके बाद में देखेंगे रिवैल्यूएशन वगैरह का इफेक्ट बाद में। अच्छा, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसका नो ट्रीटमेंट, यस। देन पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ भी अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, नो ट्रीटमेंट। रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन, याद उठाओ, P&L में डेबिट करके अगर आप किसी भी रिजर्व में कोई अमाउंट कैरी कर रहे हैं तो अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व बाय वट एवर नेम कॉल्ड विल बी एडेड बैक, तो वो भी यहां पर हम ऐड करेंगे। देन अब आइए जरा आइटम्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L जो आपको दिए गए उनमें, तो प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन SEZ, तो नो ट्रीटमेंट, क्योंकि 10AA वाले आइटम पर मेट की एप्लीकेबिलिटी है तो उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन शेयर इन इनकम ऑफ एन AOP एज अ मेंबर 1 लाख, और पहले ये वाली बात देख लीजिए काइंडली, द AOP ऑफ विच द कंपनी इज अ मेंबर हैज पेड टैक्स एट MMR, तो फिर वही बात आ गई, जब AOP ने अपनी इनकम पर MMR से टैक्स दे दिया तो मेंबर दैट इज हमारी एसएससी कंपनी का उस AOP में जो शेयर है वो तो सेक्शन 86 में एग्जेम्प्ट है, तो उस पर आप मेट कैसे लगा दोगे, वो हम यहां से आउट करेंगे। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज एज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15, अब वही बात सेक्शन 10, 11 एंड 12 की इनकम पर तो मेट लगता नहीं, तो इसको भी बाहर करेंगे। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 lakhs, इसके लिए नो ट्रीटमेंट। एंड अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं अभी, पहले अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। अब देखिए जरा, P&L में जो भी डेप्रिसिएशन डेबिटेड था हमने उसे एड बैक करा दिया। देन इसके बाद में जब रिडक्शन की बात आएगी तो जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन कितना 150 ना, तो इसको बाहर निकालो, इस 150 को हमने बाहर निकाला, तो इसके बाद जो यहां पर रिजल्ट आया ये डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन कहलाएगा, ये रिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और जितना रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन आप यहां देख रहे हैं उस हद तक अगर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। ये तो एक्चुअली हम कहेंगे यहां रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट एक लिमिट में ही विड्रॉ हुआ है, अगर 150 से ज्यादा विड्रॉ होता तो 150 की लिमिट वर्क करती, यहां तो 150 से कम ही विड्रॉ हुआ है, तो जितना आपने क्रेडिट किया है वो यहां लेस कर दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को लेकर फाइनली क्या हुआ, यहां जितना P&L में डेबिट था एड बैक किया हमने, डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को हमने लेस किया, देन रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन तक रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई जो विड्रॉन है, जितनी विड्रॉन आपने की वो रिडक्शन के लिए यहां और एलिजिबल बनी। आप देखिए यही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन P&L का डेबिटेड एड बैक किया, डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन लेस किया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो की गई विड्रॉन है वो लिमिट में है, रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन से एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए जितना आपने विड्रॉ किया वो लेस करने के लिए क्वालिफाई कर गया। नाउ डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल से इररेलेवेंट है ना, क्योंकि हमें तो बुक प्रॉफिट निकालना है पहले और वो एक्ट के अदर प्रोविजंस को ओवर रूल किए हुए हैं। देन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L शोन अ बैलेंस शीट एट द असेट साइड एज एट 31 March 2022 वाज ₹10 lakhs व्हिच इंक्लूड्स अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4 lakhs। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि लास्ट ईयर के लास्ट डे का अगर बैलेंस है तो करंट ईयर का ये ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस हम कह सकते हैं, और ये बैलेंस शीट में P&L का अगर असेट साइड मतलब डेबिट साइड में बैलेंस गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये P&L का हमें डेबिट बैलेंस मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस गिवन है कितना 10 lakhs का। अब इसमें अगर डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट 4 lakhs है तो डेप्रिसिएशन से अलग जो लॉस है वो 6 lakhs कहलाएगा। एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में कम होता है वो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है ना। ये सब रिवीजन सेशन में आपने देख रखा है फ्रेंड्स। तो यहां 4 lakhs रुपीस का अमाउंट लोअर है तो वही रिडक्शन के लिए यहां क्वालिफाई कर पाएगा। ओके, देन आइए जरा आगे क्या दिया गया। Capital gain has been invested in specified assets under section 54 EC, मतलब वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वगैरह के जो बॉन्ड्स होते हैं ना वही 54 EC में स्पेसिफाइड असेट है, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 54 EC में एग्जामिशन ले पाते हैं। तो अब ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट है हमें बताया जा रहा है कि इसे एसएससी कंपनी ने 54 EC के लिए एलिजिबल असेट में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मैंने रिवीजन
रिवीजन सेशंस में भी आपको कहा था कि बुक प्रॉफिट का मीनिंग एग्जॉस्टिव है। बुक प्रॉफिट मींस वहां पर रिडक्शन की लिस्ट में कहीं हमें नहीं दिया गया कि हमें सेक्शन 54 की एग्जामिशन या 80 से 80 की डिडक्शंस कंसीडर करनी है। आप याद कीजिए एनजे जोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का केस भी हमने केरला हाईकोर्ट का डिस्कस किया था, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो 54 ईसी वगैरह की एग्जामिशन है वो कैप गेन वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के टाइम पर कंसीडर नहीं की जाएंगी। जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट है वो बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो प्राइमरली तो माय डियर फ्रेंड्स जब हम अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें 54 ईसी की एग्जामिशन नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको रिवीजन सेशन में भी कहा था कि एक जुडिशियल कंट्रोवर्सी राइज हो गई है मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड के केस में मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट के आ जाने से। उन्होंने क्या थीम अडॉप्ट की है कि जो सेक्शन 115 जेबी का सबसेक्शन 5 है वो कहता है ना कि एक्ट के जो भी ऑल अदर प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे। जो सेक्शन 115 जेबी का सबसेक्शन 5 है वो क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या थीम अडॉप्ट की कि जो भी एक्ट के ऑल अदर प्रोविजंस हैं वो यहां पर एप्लीकेबल होंगे, बस जिसके लिए स्पेसिफिकली मना किया जाएगा वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां तो कहीं नहीं बताया गया कि 54 ईसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब मिलेगा। जबकि लॉ में बुक प्रॉफिट मींस लॉ मेकर्स ने अगर बुक प्रॉफिट का एग्जॉस्टिव सेंस में अगर मीनिंग दिया तो मतलब क्या कि बाकी जो भी चीजें हैं वो बैन कर दी, बाय डिफॉल्ट बैन हो गई। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो स्पेसिफिकली मना किया जाएगा कि ये नहीं लगेगा तो वो नहीं लगेगा, बाकी एक्ट का जो भी ऑल अदर प्रोविजन है वो वर्क करेगा। और सिंस बुक प्रॉफिट के मीनिंग में ये नहीं कहा गया कि 54 ईसी की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, स्पेसिफिकली वो बार नहीं किया गया है, इसलिए बुक प्रॉफिट जो भी अदर बेनिफिट एक्ट में मिल सकते हैं उनके लिए एलिजिबल कहलाएगा। तो जो कैपिटल गेन 54 ईसी में एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करता है उसे मेट के पर्पस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब उसे बुक प्रॉफिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और अगर इस रूलिंग की हम माने तो फिर वो जो गेन है वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन से रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन ये केवल एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर आपको देकर आना है, ठीक है। इसको आपने प्राइमरली फ्रंट पर अपने सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज में नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो अब जो जुडिशियल कंट्रोवर्सी है वो केवल इसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। तो क्लियर हो गई ये बात कि जो भी 54 ईसी वगैरह की एग्जामिशन का पॉइंट होगा हम उसको प्राइमरली बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, बस एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर हम मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट को बेस बनाकर जो वहां पर एक ऑल्टरनेटिव व्यू देकर आ जाएंगे कि जुडिशरीज का कहना है कि जब तक किसी सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली मना ना किया जाए तो मतलब वो अदर प्रोविजन यहां लगेगा, एग्जामिशन के लिए मना नहीं किया गया इसलिए बुक प्रॉफिट में वो मिलेगा। और अगर उस रूलिंग की हम माने तो बुक प्रॉफिट हमारा उस एग्जामिशन से और यहां रिड्यूस हो जाएगा। वो कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्टेड है वो यहां पर बुक प्रॉफिट का फॉर्मिंग पार्ट नहीं बन पाएगा। ये केवल आप अपने ऑन वर्ड्स में एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर माय डियर फ्रेंड्स देकर आएंगे। दैट्स इट। आइए जरा अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड्स ₹45,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स एंड ₹25,000 ऑफ टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये पहले हुआ करता था सीडीडी, तो हो सकता है कोई डिमांड होगी तो उसका प्रोविजन बनाया होगा, कोई बात नहीं है। तो ये भी एडिशनल इनकम टैक्स ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप इनकम टैक्स पी&एल में डेबिट करते हो या उसका प्रोविजन बनाते हो वो एडिशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। इसीलिए जो यहां पर उन्होंने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की डेबिट किया है जिसमें इंटरेस्ट भी है सीडीडी भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली वो इनकम टैक्स है, वो पी&एल में आपने डेबिट जो किया एडिशन के लिए क्वालिफाई करेगा। दैट्स इट। बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया। आप नेट प्रॉफिट की फिगर उठाएंगे, जो भी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है वो बस आप यहां पर अप्लाई करके आएंगे तो रिजल्टेंट फिगर दैट इज बुक प्रॉफिट आपके सामने होगी। उस पर 15% टैक्स, 4% सेस सब्जेक्ट टू सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, वो मेट का अमाउंट आपके हाथ में होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा ट्रीटमेंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस करके जो आए हैं वो बस आपको यहां प्रेजेंट किया गया है। ये बुक प्रॉफिट आ गया है, 15% टैक्स निकाला, 4% सेस ऐड किया। ये मेट की जो लायबिलिटी है वो कंपनी की जो आपने हमसे पूछी थी वो निकल कर आ गई। ठीक है, अब चलता हूं आपको आगे लेकर।
फ्रेंड्स, अब इंड एस कंप्लाइंट कंपनी से रिलेटेड जो हमने बेहतरीन एडजस्टमेंट्स रिफ्रेश भी किए थे रिवीजन सेशन में, उनको अप्लाई करने का जो टाइम है वो अब आ गया। तो मैं आपको ले आया हूं नवंबर 2019 के क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर द AY 23-24। द कंपनी इज एन इंड एस कंप्लाइंट कंपनी और टर्नओवर ऑफ कंपनी फॉर PY 2021 वाज ₹50 crores। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां हम कह सकते हैं कि सिंस प्रीवियस ईयर 2021 की जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या कि एसएससी कंपनी पर जो टैक्स है वो 30% नहीं बल्कि 25% से लगेगा। ये तो इनकम टैक्स रेट स्ट्रक्चर में भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मेनली आपको क्वेश्चन में एसएससी कंपनी का इनकम टैक्स पेबल निकाल कर देना है। हो सकता है कि कंपनी का नॉर्मल टैक्स पेबल कम हो, मैट ज्यादा आए तो मैट देना पड़ेगा। हो सकता है मैट कम हो, नॉर्मल टैक्स पेबल ज्यादा आए तो वो भरना पड़ेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में आप तैयार करेंगे। तो चलिए पहले काम करते हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी गई है ना माय डियर फ्रेंड्स, हम नॉर्मल प्रोविजंस के एंगल से और मैट के लिए बुक प्रॉफिट के एंगल से जो ट्रीटमेंट है वो हर एक इंफॉर्मेशन का डिस्कस करते चलेंगे, राइट। तो यहां पर हम हर एक इंफॉर्मेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स यस चलो तो एक काम करते हैं, यहीं पर मेंशन कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट बनेगा हर एक इंफॉर्मेशन का, और बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के टाइम पर हमें क्या करना होगा वो हम डिसाइड करते चलेंगे। तो अनुष्टुप चंद्रा फ्लोर मिल्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ wheat flour, furnishes following information pertaining to the year ended 31st March 2023. Net profit as per statement of P&L is rupees 77 lakhs after considering the items listed in 2 to 6 below. तो यहां तक कि जो आइटम है वो केवल कंसीडर किए गए। तो चलो नेट प्रॉफिट को पहले दोनों जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। देन द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु फूड्स एंड कंपनी एन एओपी इन विच द मेंबर्स शेयर आर डिटर्मिनेट एंड देयर शेयर्स इन P&L आर क्लियरली नोन। द एंटायर इनकम ऑफ द एओपी इज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैज डिराइव्ड शेयर इनकम ऑफ ₹9 lakhs फ्रॉम द एओपी। द कंपनी हैज स्पेंट अ सम ऑफ ₹90,000 टुवर्ड्स अर्निंग सच इनकम। तो पहले तो आप ये रिकॉल कीजिए कि अगर इस एओपी की हमारी एसएससी कंपनी अगर मेंबर है जिसकी अपनी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कहीं ज्यादा हमें अपरेंटली फील हो रही है, तो अगर एओपी में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी अपनी पर्सनल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा हो, तो फिर वो एओपी एमएमआर पर टैक्स पे करने के लिए लायबल बनता है, राइट ना। और अगर एओपी अगर एमएमआर पर टैक्स देने के लिए लायबल है तो उनमें मेंबर शेयर मेंबर के हिंट्स में एग्जेम्प्टेड कहलाता है। तो जो एग्जेम्प्टेड है उस पर ना तो हम नॉर्मल टैक्स लगा सकते और बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन से तो वो बाहर है ही। तो हमें क्या करना होगा इस केस में, हम बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए भी माय डियर फ्रेंड जो भी मेंबर शेयर P&L में कंपनी ने क्रेडिट कर रखा है वो लेस करेंगे, और जो भी उस रिलेटेड एक्सपेंस P&L में डेबिट हो रखे हैं हम उनको यहां पर ऐड बैक करेंगे। तो मतलब रिवर्सल थीम, सिंस एओपी यहां पर एमएमआर से टैक्स पे करने के लिए लायबल अपीयर हो रहे हैं क्योंकि उनके एक मेंबर की अपनी पर्सनल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए मेंबर शेयर जो मेंबर के एंड्स में एग्जेम्प्ट होना है, बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर हम उस मेंबर शेयर के क्रेडिटेड आइटम को लेस करेंगे और जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे। एंड नॉर्मल प्रोविजंस में भी तो मेंबर शेयर आप मेंबर के लिए टैक्सेबल नहीं बना सकते ना, तो नॉर्मल प्रोविजंस में भी जो नेट प्रॉफिट में फाइनली 9 lakhs क्रेडिटेड मतलब इंक्लूड हुआ, 90,000 डेबिट मतलब एक्सक्लूड हुआ, तो नेट जो 8,10,000 रुपीज नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ पड़ा है, हम उसको नॉर्मल प्रोविजंस में सिंस वो एग्जेम्प्टेड है इसलिए उसको यहां इग्नोर कर देंगे, ओके मतलब आउट कर देंगे। देन आइए, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी एंड सी ऑफ ₹62,000 for 3 lakhs.
एंड 5 lakhs टुवर्ड्स शेयर इन लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप याद कीजिए, जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट है, सबसे पहले वो इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो हम यहां पर एड बैक करेंगे, है ना। पहले बुक प्रॉफिट के एंगल से अगर आप चीजों को देखें तो बुक प्रॉफिट के एंगल से माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजन आपने बनाया जिसमें इंटरेस्ट भी अगर इंक्लूडेड है, तो पहले बुक प्रॉफिट के एंगल से वो इनकम टैक्स का जो अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो यहां पर एड बैक होगा। और प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी भी तो बुक प्रॉफिट में एडिशन के लिए क्वालिफाई करता है, तो वो भी ऐड किया जाएगा। अब नॉर्मल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोविजंस में भी इनकम टैक्स सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 2 में डिसअलाउड है। याद है ना, पीजीबीपी एड में आप ये देखते हैं तो इनकम नॉर्मल प्रोविजंस में भी इनकम टैक्स डिसअलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, क्योंकि जब बेस ही अलाउड नहीं है तो कनेक्टेड कॉस्ट कहां से अलाउड हो जाएगी। और प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ, यहां पर जो शेयर इन लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी की जो बात हो रही है, भाई फॉरेन सब्सिडरी का लॉस असस्ती कंपनी के लिए सेक्शन 30 से 37 में कहीं पर भी अलाइबल नहीं है, इसलिए ये भी डिसअलावेंस के लिए नॉर्मल प्रोविजंस में क्वालिफाई करेगा। नाउ अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L टुवर्ड्स इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ₹12 lakhs, ऑफ दिस 4 lakhs वाज पेड ऑन 12 दिसंबर 2022 ओनली। तो मतलब 8 lakhs अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। केवल 4 lakhs का जो पेमेंट है वो यहां इंटरेस्ट का हुआ, 8 lakhs अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो उस पर आप लगा दो 43B। तो नॉर्मल प्रोविजंस में हम क्या करेंगे, 8 lakhs रुपीस का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो डिसअलाउ करेंगे। लेकिन क्या बुक प्रॉफिट निकालने के लिए इसका कुछ होगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि बुक प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट पेबल वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हर एक आइटम के लिए जो भी ट्रीटमेंट यहां पर रिक्वायर बन रहा है वो बस आपको देखते हुए चलना है। देन द कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स व्हाइल एक्सटेंडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। द सिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी एंड द कंपनी सेटल्ड द इशू बाय पेइंग कंपाउंडिंग फी ऑफ ₹1 lakh. दिस अमाउंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ जनरल एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो सबसे पहले तो अगर कंपनी ने जो बिल्डिंग नॉर्म्स है उनका अगर वायलेशन किया तो मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग के लिए वो ये 1 लाख रुपीस का हैंडसम नेम दैट इज कंपाउंडिंग फीस के नाम पर पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इट्स नथिंग बट अ पेनल्टी। और अब तो सेक्शन 37 में माय डियर फ्रेंड जो अमेंडमेंट आई है उसमें भी इस तरह का जो केस है वो क्लियर कट कवर कर दिया गया है। तो पहले अगर मैं नॉर्मल प्रोविजंस की बात करूं तो ये एक पेनल्टी के नेचर का अमाउंट है, डिसअलाइबल है। और सेक्शन 37 में अब तो लॉ मेकर्स ने और क्लियर कर दिया है क्या, कि ये अलाइबल नहीं बनेगा। एंड बुक प्रॉफिट के लिए कुछ करना है क्या? देन आंसर इज नो, क्योंकि बुक प्रॉफिट के एग्जॉस्टिव सेंस में दिए गए मीनिंग में इस तरह के आइटम के लिए कोई जगह नहीं है। देन फाइनली in the administrative expenses the company has debited a sum of ₹70,000 towards fee for delayed filing of statement of TDS under section 234E of the IT Act। ये तो मैंने आपको TDS के जब क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे तभी भी आपको रिकॉल कराया था कि जैसे कंपनीज एक्ट में आरओसी में स्टेटमेंट की फाइलिंग फीस इनकम टैक्स एक्ट में अलाइबल है, तो वैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी स्टेटमेंट की जो फाइलिंग फीस है नॉर्मल और बिलेटेड वो तो अलाइबल है। तो यहां नॉर्मल प्रोविजंस में हम इसका कुछ नहीं करने वाले क्योंकि ये अलाइबल है, और बुक प्रॉफिट के लिए तो इसका कुछ होना ही नहीं। तो फ्रेंड्स हाँ, हमने यहां पर जो भी ट्रीटमेंट बुक प्रॉफिट के लिए और नॉर्मल प्रोविजंस में कंप्यूट की जाने वाली टोटल इनकम के लिए रिक्वायर्ड था वो P&L से जो भी आइटम ये यहां पर एडजस्ट हुए थे उनके लिए डिस्कस कर लिया। लेकिन अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। द कंपनी हैज क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ₹10 lakhs ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स अंडर Ind AS 16 एंड Ind AS 38 टू अदर इक्विटी। याद करो जरा, इंडिया कंप्लाइंट कंपनी से रिलेटेड जब मैंने चीजें आपको रिफ्रेश कराई थी तब हमने डिस्कस किया था ना कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये जब डिस्पोज ऑफ होंगे तब उस टाइम पर एक्चुअल बेसिस पर जो गेन और लॉस आएगा वो तब बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे। इनका हम अभी चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आप अदर इक्विटी से एडजस्ट करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ये आपके अभी बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाए जाएंगे।
तो जो आपने यहां ये अमाउंट हमें कहा 10 लाख रुपीस का चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का फेयर वैल्यू पर आपने इनको डेजिग्नेट करके जो अमाउंट यहां पर आया, एक्चुअली बुक प्रॉफिट में अभी इसका कुछ भी नहीं होगा। और नॉर्मल प्रोविजंस में तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल प्रोविजंस में तो जब कैपिटल असेट का ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में ही जो गेन और लॉस आता है वो टोटल इनकम का पार्ट बनाया जाता है ना। अभी इनका ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। नॉर्मल प्रोविजंस में तो रिवैल्यूएशन परमिटेड ही नहीं है ना। हाँ, तो नॉर्मल प्रोविजंस में तो जब ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा तब एक्चुअल बेसिस पर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हेड में आपकी ससेसिबिलिटी आएगी, अभी रिवैल्यूएशन पर बेस्ड नहीं। और बुक प्रॉफिट में भी सेम रूल है। देन आगे चलिए जरा। द कंपनी हैज क्रेडिटेड ₹5 lakhs टू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट। फिर वही बात जो भी मैंने आपको रिफ्रेश कराया था कि अभी फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट किए जाने से कुछ नहीं होगा। जब ये इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ होगा तब एक्चुअल बेसिस पर जो गेन और लॉस है वो इस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पर आपके नॉर्मल टोटल इनकम का एंड बुक प्रॉफिट का वो तब वो पार्ट बनेगा, अभी नहीं। दैट्स इट। नाउ ड्यूरिंग द करेंट ईयर द डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इज द सेम एज अलाइबल अंडर द आईटी एक्ट बिफोर कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32(2). द कंपनी proposes to adopt this practice consistently in the future years। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और नॉर्मल प्रोविजंस का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो अगर सेम है तो अच्छी बात है, इससे हमें कोई यहां पर फिर और फर्क नहीं पड़ना। तो बस अब करना क्या है, आप नॉर्मल प्रोविजंस के लिए जो टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो भी एडजस्टमेंट ये हमने डिस्कस किए वो जब आप कर देंगे तो नॉर्मल प्रोविजंस की जो टोटल इनकम है वो आपको पता लग जाएगी। 25% टैक्स, 4% सेस, है ना। तो 25 का 4% 1% हो गया। इफेक्टिव रेट 26% यहां लगेगा, सब्जेक्ट टू सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। और ऐसे ही आप बुक प्रॉफिट के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स यहां पर नेट प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए उनको इफेक्ट देते हुए बुक प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। 15% टैक्स, 4% सेस, इससे आपका मेट आ जाएगा। विच एवर इज हायर को आप कहेंगे कंपनी का इनकम टैक्स पेबल। देखिए जरा सॉल्यूशन में कुछ भी अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट में जो भी हमने ट्रीटमेंट हर एक आइटम के लिए डिस्कस किया ना वही अलोंग विद नोट आपको यहां पर साथ साथ गिवन है। जिसके लिए एडजस्टमेंट नहीं होना है, हां, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले आइटम उनका नहीं किया गया। जो भी रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है उसके बाद में हम टोटल इनकम तक नॉर्मल प्रोविजंस में पहुंच पाए। सिमिलरली बुक प्रॉफिट के लिए भी जो ट्रीटमेंट हर एक आइटम के लिए डिस्कस किया वो यहां गिवन है और जिसका नहीं होना ट्रीटमेंट वो नहीं किया गया। बुक प्रॉफिट ये आ गया। अब बुक प्रॉफिट पर आप 15% टैक्स, 4% सेस, दैट इज 0.6 आएगा। तो ये आ गया नेट प्रोविजंस में आपका टैक्स प्लस सेस। और जो आपकी टोटल इनकम आ रही है नॉर्मल प्रोविजंस में उस पर 25% टैक्स, क्योंकि इनकी प्रीवियस ईयर 2021 की जो टर्नओवर है वो केवल 50 करोड़ थी, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। इसीलिए ये जो बेनिफिट है वो यहां नॉर्मल प्रोविजंस में डोमेस्टिक कंपनी को मिल पा रहा है। 25% टैक्स और 4% मतलब 1% जो 25 का 4% आएगा, इफेक्टिवली 26% से नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स निकलकर आ गया। अब आप देख लो नॉर्मल प्रोविजंस की टैक्स लायबिलिटी सिंस मेट से ज्यादा है ना, तो नॉर्मल प्रोविजंस का टैक्स पेबल ही इनका फाइनल टैक्स पेबल कहलाएगा। ओके, आइए एक और अच्छे क्वेश्चन का रुख करते हैं फ्रेंड्स। मई 2019 का आपको करना क्या है, सबसे पहले कंप्यूट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो चलो पहले मेट के बेस बुक प्रॉफिट के एंगल से इंफॉर्मेशंस को जरा हैंडल करते हैं। अल्फा एंड बीटा टायर्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी engaged in the manufacture of tires in Andhra Pradesh, has adopted Ind AS from 1st April 2018. The following particulars are provided for the year ended 31st March 2023. क्या नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L इज ₹20 करोड़ आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। पहले डेबिटेड आइटम्स देखना। डेप्रिसिएशन ₹18 करोड़, इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन इज 3 करोड़ बीइंग द अमाउंट प्रोवाइडेड ऑन रिवैल्यूड असेट। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जितना भी आपने P&L में डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है इसको तो हम ऐड बैक करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन बनता है
यस, जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवॉल्यूशन बनता है कितना, हम यहां पर कह सकते हैं कि 15 करोड़ का, है ना। तो जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवॉल्यूशन बनता है 15 करोड़, वो हम लेस करेंगे, ठीक है। और यहीं पर एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं, रिवैल्यूड कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल डेप्रिसिएशन 3 करोड़ है, अमाउंट ऑफ 6 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हमें क्रेडिट साइड में दिया गया। तो हम केवल इसमें से जो 3 करोड़ रुपीस का अमाउंट है उस तक ही रिडक्शन एंजॉय कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अब देखिए जरा डेबिट साइड में और क्या गिवन है, यही सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलने वाली हैं। तो जो भी P&L में पहले डेप्रिसिएशन डेबिट था पूरा एड बैक कर दिया, डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को यहां माइनस किया, और जितना आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया तो 6 था, लेकिन हम रिवैल्यूएशन कंपोनेंट तक जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई विड्रॉ ने उतनी लेस करते हैं, तो वो यहां पर हम लेस कर पा रहे हैं। देन इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ TDS ₹20 लाख, तो ये इनकम टैक्स एक्ट में चार्ज किया गया इंटरेस्ट है ना, तो ये इनकम टैक्स में इंक्लूड किया गया है बुक प्रॉफिट के लिए, तो इसको भी हम यहां एड बैक कर देंगे। Then share income from association of person in which the company is a member ₹50 lakhs. The AOP is charged to tax at MMR. फिर वही बात कि भाई ये शेयर इनकम तो हमारे एसएससी कंपनी के लिए एज मेंबर शेयर जो उनको हुई है वो सेक्शन 86 में एग्जेम्प्टेड है, इसलिए ये शेयर इनकम हम यहां से लेस कर देंगे। अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन हो जाए, the application of a financial creditor for corporate insolvency resolution process has been admitted by the Hyderabad bench of NCLT under section 7 of IBC। तो जिस कंपनी के अगेंस्ट में IBC में अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, ऐसी कंपनी को क्या एक स्पेशल इंसेंटिव है कि इनके जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड ऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन होंगे उनका एग्रीगेट इनको अलाउ हो पाएगा। वैसे व्हिचएवर इज लोअर की थीम लगती है, अर्लियर क्वेश्चन में डिस्कस भी की, लेकिन इनको इनके जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनके जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हैं, जो भी इनके ब्रॉट फॉरवर्ड एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उनका टोटल जो बेनिफिट है वो यहां पर अलाउ हो पाएगा। तो यहां पर व्हिचएवर इज लोअर वाली थीम वर्क नहीं करेगी, ये इनके लिए रिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। देन आइटम्स क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। ओके, तो मतलब ऐसे कुछ आइटम जो परमानेंटली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट कर दिए गए हैं, जो P&L में रिक्लासिफाई होकर नहीं आएंगे। देखते हैं जरा उन आइटम्स को, वो है क्या। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स ₹50 लाख, तो एक नॉर्मल AS वाली कंपनी के लिए सिंस P&L का आइटम है, तो भले ही इंडियस कंप्लाइंट कंपनी के लिए ये नॉन क्लासिफिकेशन वाला आइटम हो, लेकिन रिकॉल कीजिए ये जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के लिए जो भी अमाउंट हमें गिवन होगा, इसका हम जो एडजस्टमेंट है वो बुक प्रॉफिट में करेंगे, क्योंकि जब ये नॉर्मल एस कंप्लाइंट कंपनी के लिए P&L का आइटम है, तो इंडियस कंप्लाइंट कंपनी के भी बुक प्रॉफिट को नॉर्मल एस कंप्लाइंट कंपनी के पारी तो बनाना है। तो जब नॉर्मल एस कंप्लाइंट कंपनी के लिए ये क्रेडिटेड अमाउंट P&L का आइटम है, तो इंडियस कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी हम इसे क्या करेंगे, सिंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब फायदे की बात है ना। डिफाइंड एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट का रीमेजरमेंट किया गया होगा, तो लायबिलिटी घट गई होगी, कंपनी की सेविंग जैसी स्थिति बन रही होगी, तभी यहां पर क्रेडिट वाली बात हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹1 करोड़, फिर वही बात, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो जब डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे तब वो एक्चुअल बेसिस पर जो गेन और लॉस आएंगे वो तब बुक प्रॉफिट का पार्ट बनाए जाएंगे, जैसे नॉर्मल एस कंप्लाइंट कंपनी के केस में होता है। तो अभी इसके लिए यहां पर हम कहेंगे नो ट्रीटमेंट, राइट, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिवीजन सेशन में ये सारी चीजें मैंने आपको रिफ्रेश करा रखी हैं। और आइए जरा, द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जेंस डेट, सिंपली डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 2018 स्टूड एट ₹5 करोड़ इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹50 लाख क्रेडिट बैलेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी यहां हमें ट्रांजिशन अमाउंट दिया गया है, इसके लिए याद करो हम 1/5 लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हम कंसीडर नहीं करते ना, तो जो भी इसमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट इंक्लूडेड है वो पहले बाहर निकालो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 1/5 आप चेक करो, और वही अमाउंट है, सिंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब फायदे की बात है,
तो इसको हम बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो करेंट ईयर है वो अभी विद इन 5 ईयर्स फॉल कर रहा है। बस इन एडजस्टमेंट्स के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बुक प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने नेट प्रॉफिट में जो भी डिस्कशन हमने किया ना, हर एक आइटम के लिए वो इफेक्ट यहां पर देना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए नहीं दिया जा रहा। डिफाइंड एम्प्लॉइज बेनिफिट प्लान का क्रेडिट बैलेंस था, ऐड किया, और ट्रांजिशन अमाउंट का अभी अभी 90 लाख रुपीस की फिगर को हमने कंसीडर करके बुक प्रॉफिट हमने मेट के लिए निकाल दिया। 15% का जो टैक्स है वो निकालेंगे। 10 करोड़ की फिगर गिवन है, तो फ्रेंड्स जहां 10 करोड़ से ज्यादा अगर डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट इज नथिंग बट डीम टोटल इनकम अगर है, तो 12% सरचार्ज भी लगेगा, वो भी यहां पर लगाया जाएगा, और 4% सेस तो लगेगा ही लगेगा, वो भी यहां कंसीडर किया जाएगा। ये हम कहेंगे कंपनी की मेट लायबिलिटी यहां आ गई। सर यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं दी क्या? नहीं, क्योंकि ये 10 करोड़ 1 लाख नहीं है, ये 10 करोड़ 10 लाख है। और अगर आप 10 लाख पर अलग से मेट निकालोगे और सरचार्ज का डिफरेंस देखोगे तो वो 10 लाख से कम ही आएगा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ का ये फिट केस नहीं है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में यहां पर ये भी दिया गया क्या, टैक्स पेबल अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स इज ₹73 लाख। अरे नॉर्मल प्रोविजंस में तो इनका टैक्स इक्वल 73 लाख है, जबकि मैट इनका 1.7647 करोड़ आ रहा है। तो मैट ज्यादा आ रहा है तो वही कंपनी पे करने के लिए लायबल होंगी, लेकिन नॉर्मल टैक्स से जितना ज्यादा वो पे कर रही हैं उसका वो अपकमिंग 15 ईयर्स में जो क्रेडिट है वो ले सकेंगी। क्वेश्चन की अगली डिमांड यही थी। देखिए इस क्वेश्चन में, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मेट क्रेडिट एलिजिबल फॉर कैरिड फॉरवर्ड। तो मेट क्रेडिट किसका मिलता है? एक्स्ट्रा बर्डन का। एक्स्ट्रा बर्डन क्या होता है? नॉर्मल टैक्स के कंपैरिजन में आप मेट अगर दे रहे हैं तो कितना ज्यादा बर्डन बियर कर रहे हैं ड्यू टू मेट प्रोविजंस, उसका क्रेडिट आप आगे ले सकेंगे। और अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इंड एस वगैरह के पॉइंट्स के साथ में जो आपको दिया गया था फ्रेंड्स, वो ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। मैं वो अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। देखिए आपको रिक्वायरमेंट्स में कंप्यूट द मेट लायबिलिटी फॉर द AY 23-24 अप्लाइंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंड एस कंप्लायंट कंपनीज निकालना है। तो मेट लायबिलिटी के लिए क्या चाहिए? पहले हमें बुक प्रॉफिट। तो आइए जरा बुक प्रॉफिट के एंगल से हम हर एक इंफॉर्मेशन को यहां डील करते हैं। जेनिथ फॉर्मुलेशंस लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन तमिलनाडु, स्टार्टेड एडॉप्शन ऑफ Ind AS compliance with effect from 1st April 2021. The following particulars are furnished for the year ended 31st March 2023. क्या पर्टिकुलर्स है? द बुक प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल आइटम्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 2, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, कि भाई इनकम टैक्स अगर डेबिट है तो पीएनएल में ऐड कर दो, मतलब पीएनएल में इनकम टैक्स अगर डेबिटेड है तो बुक प्रॉफिट के लिए ऐड कर दो, है ना, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज को ऐड बैक कर दो, एटसेट्रा। तो वो जो भी ऑल आइटम्स मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं वो बुक प्रॉफिट से पहले हो चुके हैं, तब बुक प्रॉफिट आया है 52.26 लाख का, एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट फॉर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो जो आपको ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज यहां पर गिवन है एज पर बुक्स, उनके एडजस्टमेंट के बिना ये प्रॉफिट की फिगर आपको दी गई है। एक काम करता हूं मैं, पहले ना आपको ये वाला पॉइंट रीड कराता हूं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज एडमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ IBC मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑन 30th मार्च 2023। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो काम हमने किया था वही काम माय डियर फ्रेंड्स हम यहां करेंगे। तो जो भी लॉस है और जो भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उनके एग्रीगेट अमाउंट का जो बेनिफिट है वो ये कंपनी माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ले सकेंगी। तो मैं कह सकता हूं 6.35 लाख के जो लॉस है, ठीक है, 6.35 लाख के जो लॉस है, और यहां पर 7.1 लाख के जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इन दोनों का जो एग्रीगेट है वो यहां पर अलाउ हो सकेगा। ठीक है, यही आपको सॉल्यूशन में आगे देखने को मिलेगा। नाउ द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 हमें यह गिवन है।
देखिए जरा, अब यहां पर अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जो इनके जो पर्टिकुलर समय दिए गए, इसमें पार्ट ए में क्या आइटम है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। तो भैया वो आइटम जो आगे पी एंड एल में रिक्लासिफाई होकर आ सकते हैं, तो वो तो जब पी एंड एल में आएंगे तब के बुक प्रॉफिट का पार्ट कहलाएंगे। उसके लिए अभी हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? तो मतलब क्या, इन आइटम्स के लिए अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पी एंड एल में आगे आ सकने वाले आइटम है। तो जब ये पी एंड एल में रिक्लासिफाई होकर आएंगे, तब उस टाइम के बुक प्रॉफिट की शोभा बढ़ाएंगे, है ना। तब उसके लिए हमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका नो ट्रीटमेंट। लेकिन ये वाला पार्ट देखिए, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। यस, अब ये आइटम्स देखिए डेबिट क्रेडिट साइड में जो भी गिवन है, सबसे पहले ये जो चेंजेस इन फेयर वैल्यूज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है डेबिट साइड में, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर असेट्स गिवन है क्रेडिट साइड में। फिर वही बात, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन की वजह से डेफिसिट, जो भी आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अभी डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, जब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसी जो असेट्स होती हैं जिन पर आप ऐसा काम करते हैं, वो अभी बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जब ये एक्चुअली डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो प्लांट, इनफैक्ट जो भी प्लांट इक्विपमेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक प्रॉफिट का पार्ट रिवैल्यूएशन वाले ईयर में नहीं बनते। ये कब बनते हैं? एक्चुअल डिस्पोजल वाले ईयर में, तो तब हम इनको ट्रीट करेंगे, अभी नहीं। लेकिन डेफर्ड गेन्स ऑन कैश फ्लो हैज जो गिवन है क्रेडिट साइड में, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम ऑफ अदर एसोसिएट्स जो गिवन है, और रीमेजरमेंट्स ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस जो गिवन है, याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने रिवीजन सेशन में भी इस बात पर आपको एम्फेसिस अप्लाई किया था कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के आप चाहे वो रीमेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डिफाइंड एम्प्लॉइज बेनिफिट प्लान हो या कोई भी अदर आइटम हो, हाँ, उसके लिए क्या करते हो, अगर वो क्रेडिटेड आइटम है तो आप बुक प्रॉफिट में उसे ऐड करोगे, और अगर वो डेबिट साइड का आइटम है तो आप उसे बुक प्रॉफिट में लेस करोगे। क्योंकि ये जैसे हम एक नॉर्मल एस कंप्लाइंट कंपनी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही हम अदर आइटम के लिए, इंडियस कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी बुक प्रॉफिट के टाइम पर ट्रीटमेंट करेंगे। आप रिवीजन सेशन में ये सारी चीजें देखकर आए हैं, तो ये जो आइटम है ये बुक प्रॉफिट में एडिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसी तरह से डेबिट साइड में जो डेफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग गिवन है, मैंने ये टर्म तक यूज की थी रिवीजन सेशन में, आपको याद होगा कि जो भी कोई भी अदर आइटम अगर P&L में डेबिटेड है, बस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, उनके रिवैल्यूएशन को छोड़ के, अगर चाहे वो डिफाइंड एम्प्लॉइज बेनिफिट प्लान्स का रीमेजरमेंट डेबिटेड हो या कोई भी अदर आइटम अगर P&L में डेबिटेड है, तो उसे बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर हम रिवर्स, मतलब यहां लेस करेंगे। इनफैक्ट P&L में अगर वो यहां अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिट साइड का आइटम है, मतलब नुकसान की बात है, नुकसान की बात अगर है तो सर्टेनली उसे हमें क्या करना होगा, उसे बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के टाइम पर हमें लेस करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड के आइटम में मतलब फायदे की बातें हैं तो वो हम ऐड करेंगे, डेबिट साइड का आइटम में मतलब नुकसान की बात है तो उसको हम यहां पर लेस करेंगे। बिलीव मी, यही सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी क्रेडिट साइड के आइटम्स थे वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को बस छोड़ के, हाँ, बाकी जो भी चीजें थी वो यहां पर ऐड की गई, और जो डेबिट साइड का आइटम था वो डेफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग वो यहां पर लेस किया गया। चेंज इन फेयर वैल्यू वाला आइटम तो आता ही नहीं, इसलिए इग्नोर कर दिया गया। ओके, देन आगे देखना जरा, द ट्रांजिशन अमाउंट। Yes, my dear friends, the transition amount as on convergence date, that is 1st April 2021, stood at rupees 52.5 lakhs. Credit balance, including capital reserve of rupees 8 lakhs and adjustment of rupees 4.5 lakhs relating to translation difference in a foreign operation.
आप याद कीजिए, हम ट्रांजिशन अमाउंट जो भी हमें गिवन होता है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो है उसको हम लेस करते हैं, तो सर्टेनली कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है वो हम यहां पर लेस करेंगे। और ये जो फॉरेन ऑपरेशन में ट्रांसलेशन डिफरेंस से एट्रीब्यूटेबल जो अमाउंट आपने इंक्लूड कर रखा है, अरे ये तो फॉरेन ऑपरेशन के डिस्पोजल पर एक्चुअल बेसिस पर जब गेन और लॉस होगा तो नॉर्मल एज कंप्लाइंट कंपनी के केस में जैसे आप जब पी&एल में जब उस फॉरेन ऑपरेशंस के एक्चुअल डिस्पोजल पर आपको कोई गेन और लॉस होता है तो तब वो उस टाइम पर नेट प्रॉफिट से एडजस्ट होता है। उसी तरह से ये जो अमाउंट है ये तो उस फॉरेन ऑपरेशंस के डिस्पोजल के टाइम पर एक्चुअल बेसिस पर जब गेन और लॉस होगा तब वो बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो इसके 5 टुकड़े करने की क्या जरूरत है, इसको हम यहां 1/5 के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो अमाउंट बचा दैट इज 40 lakhs ना, इसका जो 1/5 है वो यहां पर क्रेडिट बैलेंस गिवन होने की वजह से ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब फायदे की बात है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन डिफरेंस वगैरह को लेकर भी चीजें मैंने रिवीजन सेशन के टाइम पर आपके सामने रखी थी, तो जो भी अमाउंट यहां पर गिवन है उसमें से ये आइटम एक्सक्लूड करने के बाद में इसका जो 1/5 है वो हमने यहां पर ऐड कर दिया है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। आप देखिए, एज्यूमिंग दैट द इनकम टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट फॉर द AY 23-24 वर्क्स आउट टू ₹7.2 lakhs, compute the tax credit if any to be carried forward by the company including the period up to which it will be available to be carried forward। चलो ये बात की बात है। पहले अभी हम जो भी नेट प्रॉफिट हमें यहां पर दिया गया था इस कंपनी का, उस नेट प्रॉफिट को हम यहां पर उठाएंगे और हर एक आइटम के लिए जो हमने यहां पर ट्रीटमेंट डिस्कस किया है वो हम देकर आएंगे। जिसका ट्रीटमेंट नहीं होना है वो नहीं करेंगे। तो बुक प्रॉफिट आपके सामने आ चुका होगा। तो नेट प्रॉफिट में जिसका जो ट्रीटमेंट होना है, लॉस और डेप्रिसिएशन इन एग्रीगेट अलाइबल बने, अलाउ कर दिए। जो भी इंड AS से रिलेटेड एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थे वो हमने यहां किए, ठीक है। हाँ, और इससे बुक प्रॉफिट हमारे सामने आ पाया। हमने 15% यहां पर टैक्स, 4% सेस लगाया। तो इस तरह से इस कंपनी की जो मैट लायबिलिटी है वो ये निकल कर आ गई। लास्ट फिगर सिंस 5 और मोर होने पर नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ कर दी जाती है, तो वो मैट लायबिलिटी यहां ये आ चुकी। अब कंपनी का हमें नॉर्मल टैक्स पेबल दिया गया है कितना, 7,20,000 का क्वेश्चन में ही, और इनका जो मैट है वो ज्यादा है, तो एट अ मिनिमम इन्हें मैट तो फिर देना ही पड़ेगा। तो यस, कंपनी की फाइनल टैक्स लायबिलिटी ये बन गई। लेकिन कंपनी ने नॉर्मल टैक्स के कंपैरिजन में मैट अगर दिया है तो जितना एक्स्ट्रा वर्डन बियर किया है उसका वो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक जो कैरी फॉरवर्ड है वो एंजॉय कर सकेंगी। तो मतलब असेसमेंट ईयर टर्म में आप निकालेंगे तो AY 2037-38 वो 15th ईयर निकल कर आएगा, जिस तक कंपनी के द्वारा इस एक्स्ट्रा वर्डन का जो बेनिफिट है वो लिया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी यूनिक क्वेश्चंस आपको दिए गए थे ये मैट और इंड AS वाले खासकर, वो हमने सारे डिस्कस कर डाले। ओके, चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको AMT से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें। तो देखिए जरा प्लीज, आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है, पहले मैं जनवरी 21 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT पेबल बाय RST LLP फॉर AY 23-24 इंफॉर्मेशन। RST LLP, a limited liability partnership, set up a unit in SEZ in the financial year 18-19 for production of refrigerators. The unit fulfills all the conditions of Section 10AA of the IT Act during the financial year 21-22. It has also set up a warehousing facility in the district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce. It fulfills all the conditions of Section 35 AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to ₹75 lakhs, including cost of land ₹10 lakhs. The warehouse becomes operational with effect from 1st April 2022, that is in current year, and the expenditure of ₹75 lakhs was capitalized in the book on that date. Relevant details for the financial year 22-23 are as follows. Profit of unit located in SEZ 50 lakhs, एक्सपोर्ट सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स हमें SEZ वाली यूनिट की ये दे दी गई। देन
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 1 करोड़ 5 लाख। ओके, तो अब इस केस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जो एसईजेड वाली यूनिट का प्रॉफिट है कितना, 50 लाख ना, इनटू ईटी डिवाइडेड बाय टीटी, मतलब जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है 80 लाख की डिवाइडेड बाय जो टोटल टर्नओवर है 100 लाख की, तो हमें पता लग गया 40 लाख की 10AA में डिडक्शन इस एसएससी एलएलपी को मिलेगी, राइट ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 50 लाख में से 40 लाख की नेट डिडक्शन देकर जो इनकी एसईजेड वाली यूनिट की इनकम है वो तो 10 लाख पर टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि अभी 5 इयर्स में ही हमारा करेंट ईयर आ रहा है। तो 10AA में फर्स्ट 5 इयर्स में तो 100% की रिडक्शन मिलती है, तो वो यहां पर हमने दे दी। देन जो इनका वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से इन्हें किसकी डिडक्शन मिलेगी, तो एक तो इन्होंने बिजनेस ऑपरेशंस कमेंस करने से पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था अदर देन लैंड, दैट इज 65 लाख, 75 माइनस 10, और जो इन्होंने करेंट ईयर में एक्सपेंडिचर किया माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने एक मिनट, हाँ, करंट ईयर का तो कोई एक्सपेंडिचर और यहां पर गिवन है ही नहीं, तो बस फिर तो यहां तो सिंपल हो गया कि हम यहां पर माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स क्या, तो जो 75 लाख का अमाउंट था उसमें से लैंड की वैल्यू को हटा के 65 लाख को माइनस करेंगे, तो जो 40 लाख बचेगा ये हम कहेंगे कि इनका वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला जो बिजनेस है उससे जो इनका फाइनल टैक्सेबल प्रॉफिट है वो ये बन गया। ओके, तो अब इनकी एसईजेड वाली यूनिट का प्रॉफिट और जो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाली इनकम का प्रॉफिट, इसी को आप पीजीबीपी की फाइनल टैक्सेबल इनकम, जीटीआई, टीआई सब यही यहां पर कहलाएगी। ओके, तो 50 लाख रुपीज हम कह सकते हैं टोटल इनकम आ गई। एलएलपी पर जो टैक्स है वो 30% टैक्स, 4% सेस, तो 31.2% आप निकाल दीजिए, या 30% टैक्स फिर उसके बाद 4% सेस ऐड कर लीजिए। ये नॉर्मल प्रोविजंस का इनका टैक्स आ गया। लेकिन अब मुझे एएमटी के एंगल से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो एएमटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एडजस्टेड टोटल इनकम ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम इनकी जो टोटल इनकम है वो यहां पर उठाएंगे और उसमें हम जो 10AA की क्लेम्ड डिडक्शन है वो यहां पर रिवर्स कर देंगे। हाँ, कितनी, 40 लाख की, और 35AD वाली जो डिडक्शन है वो पूरी नहीं, क्लेम तो हमने 65 लाख की है, लेकिन अगर नहीं 35AD मिलता तो लैंड को छोड़कर बाकी जो 65 लाख है उस पर 10% डेप्रिसिएशन तो फिर भी बिल्डिंग का अलाउ होता ना, तो उसको एडजस्ट करने के बाद में जो नेट अमाउंट आएगा डियर फ्रेंड्स, हाँ, वो अमाउंट हम यहां पर केवल एड बैक करेंगे 58.5 लाख का। ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। तो आप देखेंगे जो एडजस्टेड टोटल इनकम का अमाउंट आएगा वो आई थिंक यहां 112.5 लाख आएगा। तो अब इस पर आप क्या करने वाले हो, इस पर आप एएमटी का रेट है 18.5%, तो 18.5% टैक्स लगाओगे। सिंस यहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज डीम्ड टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज भी ऐड करोगे और 4% सेस तो ऐड होगा ही होगा। यस, ये फिर इनकी एएमटी की जो लायबिलिटी है वो यहां पर निकल कर आ जाएगी। फिर आप कंपेयर करोगे कि इनका नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में हायर होगा वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी से एलएलपी की जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो कहलाएगी। तो मैंने कॉन्सेप्चुअली जो चीज है वो आपके सामने रख दी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलना ही है। तो देखिए जरा फ्रेंड्स, पहले रेगुलर प्रोविजंस में जो इनकी टोटल इनकम निकली थी एसईजेड वाली यूनिट से 10AA की डिडक्शन के बाद में ये, और 35AD की डिडक्शन के बाद वेयरहाउसिंग फैसिलिटी की ये टोटल इनकम का टैक्स 4% सेस। अब यहां पर मेन था एएमटी, तो यहां पर टोटल इनकम उठाई, 10AA रिवर्स किया और 35AD नेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिवर्स करके एडजस्टेड टोटल इनकम तक हम पहुंच गए। ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम का जो अमाउंट है वो यहां पर ये निकल कर आया। बस अब यहां पर एएमटी 18.5%, सरचार्ज भी लगेगा 12%, सेस 4%, ये इनकी एएमटी की लायबिलिटी। लास्ट फिगर 97 है तो उसको नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 32 लाख इनकी एएमटी की लायबिलिटी आ गई। अब आप देख रहे हो नॉर्मल टैक्स कम है, एएमटी ज्यादा है, तो एएमटी इन्हें एट मिनिमम यहां पर पे करना पड़ेगा। ओके, एएमटी इन्हें एट मिनिमम यहां पर पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्लरिकल एरर है फ्रेंड्स, वो यहां पर करेक्ट करने की जरूरत है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 148.5 लाख। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि इस एलएलपी की यहां पर जो एएमटी की फिगर है वो ज्यादा है, इसलिए वही उनका पेबल सम होगा। और ये सजेस्टेड में एडिशनली आपको दिया गया, क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी हालांकि ये कि भाई ये कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो सिंस नॉर्मल टैक्स इनका ये और एएमटी इन्होंने ये दिया, तो एएमटी की वजह से इन्हें इतना एक्स्ट्रा बर्डन बियर करना पड़ा, तो इसको वो आगे 15 ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड करके इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, आइए मैं एएमटी से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं नवंबर 20 का। आपको बस एसएससी फर्म का सेक्शन 115 जेसी में जो टैक्स पेबल है ना सिर्फ वो निकाल कर देना है, बल्कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड इन्हें जितने का मिल सकेगा तो वो नॉर्मल टैक्स के बिना पता नहीं चलेगा, तो मतलब नॉर्मल टैक्स भी निकालना है और नॉर्मल टैक्स से जितना इनका एएमटी ज्यादा होगा उसका कैरी फॉरवर्ड इनको आगे मिलेगा, तो वो भी बताना है। ओके, तो अब जरा देखिए इंफॉर्मेशन जो आपको यहां दी गई है। Messrs ABC LLP is engaged in export of computer software from ICZ. The net profit of the firm as per its P&L for the year ended 31st March 2023 was rupees 250 lakhs after debit or credit of the following items. Okay, depreciation 20 lakhs। अब देखो यहां पर LLP का हमें केस गिवन है, ठीक है, तो हमें अगर पार्टनर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन अगर दी जाए तो हमें बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। रिम्यूनरेशन की तो लिमिट सेक्शन 40 क्लॉज भी आप देखते हो असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स में, मैं आपको रिफ्रेश भी करा दूंगा आगे। वो एक्चुअली बुक प्रॉफिट पर बेस्ड जो लिमिट आपकी बनती है उतना ही रिम्यूनरेशन लाभ होता है। तो पहले काम करते हैं, नॉर्मल प्रोविजंस के एंगल से चलते हैं। नॉर्मल प्रोविजंस के एंगल से इस एसएससी एलएलपी दैट इज ए फर्म का बुक प्रॉफिट, उसके बेस पर रिम्यूनरेशन की लिमिट, रिम्यूनरेशन की अलावेंस, पीजीबीपी की नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल इनकम, है ना। हाँ, और उसके बाद फिर हम एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम वगैरह की बात करेंगे। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, जो नेट प्रॉफिट यहां पर गिवन है इसमें डेप्रिशिएशन ये पता नहीं पीएनएल में कैसे डेबिट कर दिया है, इनकम टैक्स रूल्स वाला हमें आगे देखने को मिलेगा, तो हम तो उसी को लेस करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स ये पता नहीं पीएनएल में कैसे डेबिट कर दिया आपने, इसको हमने एड बैक कर दिया। देन रिम्यूनरेशन टू इट्स वर्किंग पार्टनर्स रुपीज 200 लाख, तो अभी तो इसे ऐड ही करेंगे। बुक प्रॉफिट पर बेस जब लिमिट आ जाएगी तब चेक करेंगे, लिमिट में होगा तो लेस करेंगे, नहीं तो उससे ज्यादा जितना होगा वो डिसअलाउ कर देंगे, मतलब लिमिट तक ही फिर उस टाइम पर हम अलाउ करते हुए नजर आएंगे। तो आइए देखिए, तो रिम्यूनरेशन हमें ये दिया गया, अभी हमने केवल ऐड कर दिया, दैट्स इट। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स एट द रेट 15% पर एनम रुपीज 15 लाख। हमें ये फीलिंग आ रही है कि भाई 12% तक अलाइबल होता है, तो एक्सेस 3% डिसअलाउड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी इसे होल्ड पर रखते हैं हम। एडवर्टीजमेंट इन अ सोविनियर पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी 2 लाख, ये तो आपको याद है सेक्शन 37(2) भी। पॉलिटिकल पार्टी के किसी पब्लिकेशन में अगर आपने एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंस किया तो वो डिसलाइबेबल बनेगा, सर बन जाएगा, लेकिन ये तो जीटीआई के बाद में डीम्ड कंट्रीब्यूशन के बेस पर अलाउ हो जाएगा, तो हम इसे अगेंस्ट जीटीआई क्या माइनस कर पाएंगे? देन आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि 80 जीजीबी में जहां कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिडक्शन मिलती है, वहां सेक्शन 80 जीजीबी में ये डीमिंग फिक्शन है, कंपनी के लिए है वो, केवल कि कंपनी ने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक्सपेंस अगर दिया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनी के केस को छोड़ के बाकी जो एसएससी होते हैं नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, उनको 80 जीजीसी में जो पॉलिटिकल पार्टी को किए गए कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है, वहां ऐसा डीमिंग फिक्शन नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एसएससी एलएलपी हैं इनको 80 जीजीसी में पॉलिटिकल पार्टी को किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है, और वहां पर ऐसा डीमिंग फिक्शन नहीं है कि एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट विल बी डीम्ड एज कंट्रीब्यूशन, जैसा 80 जीजीबी में है, कंपनी के केस में है। ठीक है, तो वो रूल आप एलएलपी पर नहीं लगा सकते, तो मतलब क्या, ये डिसअलाउ होकर बस रह जाएगा। अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस में दिया गया। द फर्म कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, डेप्रिशिएशन जो था वो देख लिया। पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, तो अच्छी बात है, चलो लिमिट तक अलाउ कर देंगे जो बुक प्रॉफिट पर बेस्ड आएगी। ब्रॉट, अच्छा अब एक चीज यहीं पर नोट करने वाली है, एग्जामिनर चाहते तो यहां पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिम्यूनरेशन इज आर ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड भी लिख सकते थे। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला इस लाइन में
कुछ और है क्या? नहीं, केवल क्या है कि रिम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज्ड है। अगर वो इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज्ड होता तो वो यहां रिम्यूनरेशन के साथ अटैच किया गया होता। तो मतलब क्या रीजनेबल होगा ये एज्यूम करना कि जब रिम्यूनरेशन के लिए स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है तो मतलब इंटरेस्ट ऑथराइज नहीं होगा। अगर होता तो इस पॉइंट का वो भी पार्ट बना हुआ होता। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज्ड है ही नहीं तो फिर 12% भी कैसे लागू हो जाएगा? फिर तो पूरा डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ, अगर आप ये एज्यूम कर लें कि नहीं नहीं, हम तो ये भी मान रहे हैं कि इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज्ड नहीं है, हम तो ये मान रहे हैं कि इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज्ड है, तो 12% तक अलाउ कर दो, बाकी 3% डिसअलाउ कर दो। लेकिन जब ये पॉइंट स्पेसिफिकली रिम्यूनरेशन के लिए ऑथराइजेशन का दिया गया है तो इंस्टीट्यूट ने भी अपने सजेस्टेड में यही एज्यूम किया है कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड्स ऑथराइज नहीं हुआ होगा। अगर होता तो इस पॉइंट में वो भी टर्म ऐड होती हुई नजर आती। इसलिए वाइसा वर्सा व्यू लेते हुए हमने इंटरेस्ट को पूरा डिसअलाउ किया। देन फ्रेंड्स, brought forward business loss and depreciation from assessment year 21-22 was rupees 50 lakhs and 30 lakhs respectively। याद कीजिए, जब आप बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो वो तो सेक्शन 28 to 44 डी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली निकलता है ना। हाँ, उसमें अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आता है, लेकिन सेट ऑफ चैप्टर के सेक्शन 70 से 80 वाले प्रोविजंस तो फॉलो नहीं करते। हाँ, तो मतलब क्या, जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है वो बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर लेस नहीं होगा। जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32 से जो गवर्न होता है, ये बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर हम लेस कर देंगे। ओके, हाँ, जब फाइनल टैक्सेबल इनकम निकल रही होगी तब उस टाइम पर तो हम लॉस को पहले लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन को बाद में लेस करेंगे। लेकिन अगर मैं केवल बुक प्रॉफिट की बात करूं तो बुक प्रॉफिट में लॉस एडजस्ट नहीं होगा, केवल अनएब्सॉर्ब depreciation adjust हो पाएगा। Now, the total export turnover of the firm was rupees 25 crores. Amount of export turnover realized within 6 months was 15 crores. क्या इसका कोई यूज है? नहीं। ये पुराने जो सेक्शन होते थे, सेक्शन 10A वगैरह, उनमें चलता था रूल कि एक्सपोर्ट टर्नओवर वही कहलाएगी जो विद इन 6 मंथ्स रिपेट्रिएट की जाएगी, मतलब इंडिया में रियलाइज हो जाएगी। अब वो 6 मंथ्स वाला रूल खत्म हो चुका है, तो जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है हम तो उसी को यहां पर कंसीडर कर सकेंगे। ठीक है, हालांकि इसका यहां पर कोई अपरेंटली हमें यूज देखने को अभी नहीं मिल रहा है। चलिए, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर ही को मुझे टोटल टर्नओवर मानना पड़ेगा, तो जो भी प्रॉफिट आएगा हम कह सकते हैं कि मतलब यहां पर इसका भी हमें कोई अपरेंटली यूज देखने को नहीं मिल रहा। तो आप क्या करोगे, आप नेट प्रॉफिट उठाओ, जो भी आपने अभी हर एक आइटम के लिए एडजस्टमेंट देखा वो एडजस्टमेंट आप यहां पर करो। उससे आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट क्या नजारा देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट वहां पता लगेगा। ओके, और फिर उस बुक प्रॉफिट पर बेस्ड आप लिमिट निकालोगे। फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर 90% बुक प्रॉफिट, उससे ऊपर 60%, तो लिमिट तो बड़ी ज्यादा आ गई। रिम्यूनरेशन तो एक्चुअली केवल 200 लाख ही दिया, तो विद इन लिमिट है, तो पूरा क्लेम कर लो। ये बिजनेस इनकम आ गई ना। हाँ, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना गिवन है? 50 लाख का। सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या हुआ? वो तो पहले ही लेस कर रखा है आपने, वो तो यहां पर ऑलरेडी लेस हुआ पड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही जीटीआई यहां कहलाएगी। अब बारी है 80 जीजीसी में डिडक्शन की, क्या मिल पाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि वो डीम्ड कंट्रीब्यूशन वाली बात केवल कंपनी के लिए है और एसईजेड वाली यूनिट होने की वजह से 10AA में डिडक्शन दोगे। 10AA क्या बोलता है कि आप भूल जाओ कि इन्हें 10AA में कोई डिडक्शन मिलनी है, आप उनकी टोटल इनकम निकाल कर लाओ, तो आ गई 182 लाख की। अब इसमें जो एसईजेड वाले बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ है, जो एसईजेड वाले बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, उसका आप फर्स्ट 5 ईयर से तो 100%, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनटू ईटी डिवाइडेड बाय टीटी। अब वही 25 करोड़ जो एक्सपोर्ट टर्नओवर में गिवन है वही टोटल टर्नओवर माननी पड़ेगी, और 100% का जो बेनिफिट है, क्योंकि ये 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन अभी, इसीलिए ये अमाउंट देखो 10AA की डिडक्शन के लिए जो मैनर है वो यही है। पहले आप 10AA को भूल कर जो टोटल इनकम है वो इनकी निकाल कर लाओगे, तो वो हमने 182 लाख निकाल दी। उसके बाद में आप जो एसईजेड वाले बिजनेस का प्रॉफिट है, बाकी उसमें फिर आपने क्या किया, आगे लॉस वॉस का एडजस्टमेंट, अदर एड की इनकम, वो सब छोड़ो।
आप SEZ वाले बिजनेस का जो प्रॉफिट है फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिडक्शन आप दोगे, तो यहां SEZ वाले बिजनेस का प्रॉफिट ये है और यही एक्सपोर्ट प्रॉफिट हमें ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर सेम नजर आ रही है, इसलिए हम तो ये 10AA में क्लेम करेंगे। लेकिन क्या डिडक्शन से आप लॉस बुक कर सकते हो? देन आंसर इज नो। यहां माय डियर फ्रेंड्स 182 लाख रुपीस तक ही GTI है, तो उसी हद तक डिडक्शन मिलेगी, टोटल इनकम निल कहलाएगी, नॉर्मल प्रोविजंस का टैक्स भी निल आएगा। लेकिन आपको AMT के लिए क्या करना है? इस निल टोटल इनकम में 10AA की डिडक्शन को रिवर्स करके एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचना है। 18.5% से AMT, 12% सरचार्ज क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज डीम टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 4% सेस, ये AMT की लायबिलिटी आ गई। तो सबसे पहले तो AMT आ गया, AMT सिंस नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है तो AMT कंपनी का फाइनली पेबल बनेगा। और क्रेडिट किसका मिलेगा? आपका नॉर्मली तो कुछ नहीं बनता था, आपको AMT जो देना पड़ रहा है वो पूरा ही एक्स्ट्रा बर्डन है, तो इसी का क्रेडिट आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मिल सकेगा। ठीक है, तो AMT से रिलेटेड भी जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस हमने यहां पर माय डियर फ्रेंड्स कर ली है। और आइए जरा अब मैं आपको ले चलता हूं बायबैक और डीम्ड इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें। देखिए बायबैक वाले पॉइंट में अब ऐसा कुछ क्रूशल बचा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, जो भी अपने शेयर्स का बायबैक करती है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर, वो 20% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस। इफेक्टिव रेट क्या देगी थी रिवीजन सेशन में? 23.296%। उनसे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो देती है और शेयर होल्डर मौज करें। उनके लिए सेक्शन, उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा था जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब शेयर्स के बायबैक पर जो भी उनको डिफरेंस मिल रहा है, जो उनके कैपिटल गेन के नेचर की इनकम है, लॉ मेकर्स ने उसे शेयर होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो देखिए जरा फ्रेंड्स, आपको बस वही चीजें यहां यूज में लेनी थी। तो अभिमन्यु रेजिडेंट इंडिविजुअल हेल्ड 25% इक्विटी शेयर्स इन FMC लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन 31st March 2022 was ₹10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of ₹10 each issued at a premium of ₹20 each। तो 10 रुपीज का शेयर अगर 20 रुपीज के प्रीमियम पर अगर इशू किया गया है तो मतलब 30 रुपीज कंपनी को एक शेयर के इश्यूएंस पर मिला है ना फ्रेंड्स। द शेयर्स वर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर ऑन 1 October 2012। Okay, the company had gone for buyback of 30% of its shares on 30th April 22 as per the provisions of Companies Act. The company paid 60 per share on buyback. Explain and compute the tax effect in the hands of FMC Limited and Abhimanyu। और आपको CII भी दे दिए गए। अरे पहले कंपनी के एंगल से देखते हैं। कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स का 30% अगर बायबैक कर रही है तो मतलब 30,000 शेयर्स वो बायबैक कर रही हैं और वो एक शेयर पर 60 रुपीज दे रही हैं, जबकि उन्होंने लिया था 10 + 20 दैट इज 30, राइट ना। तो यहां पर मतलब वो एक शेयर पर 30 रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो मतलब 30 रुपीज पर शेयर वो अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिटेड कर रही है। तो ऐसे 9 लाख रुपीज पर 23.296% से कंपनी की जो एडिशनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो आएगी। और अभिमन्यु को जो भी यहां पर सरप्लस मिल रहा है, अभिमन्यु के पास में जो भी शेयर्स हैं यहां पर, एक्चुअली उनके लिए हम क्या कहेंगे, आपको कैपिटल गेन के नेचर की जो इनकम हो रही है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, इसलिए CII की यहां पर हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 34A में जो शेयर होल्डर के लिए एग्जामिशन लॉ मेकर्स ने दी हुई है, हम कहेंगे अभिमन्यु को कि आप तो बस उसे एंजॉय कीजिए। तो अभिमन्यु के लिए कुछ भी नहीं होगा, कंपनी को बस केवल और केवल 9 लाख रुपीस की जो डिस्ट्रीब्यूट इनकम है इस पर उन्हें जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो इतना देना पड़ेगा। तो अब बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं बचा है। और आइए फ्रेंड्स, अब मैं डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन से रिलेटेड जो केस स्टडीज और क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मई 2022 के क्वेश्चन से।
आपको क्या केस स्टडी यहां पर दी गई? ऑन 14th October 2022 अ सर्च अंडर सेक्शन 132 ऑफ द आईटी एक्ट वाज कंडक्टेड इन द premises of Mr. Sahir, a resident individual. On verification of bank account of the assessee, a sum of rupees 20 crores was found to have been credited in the bank account of the assessee. The assessing officer added such sum as unexplained cash credit under section 68. On appeal, the assessee declared that the sum was received from Mr. Shekhar, one of his close friends. Mr. Shekhar agreed to have transferred such a sum to the account of the assessee. However, the assessing officer is of the view that since Mr. Shekhar is unable to explain the source of this sum, it should be treated as an explained cash credit in the hands of Mr. Sahir, that is assessee. Whether the claim of the AO is justified, then answer is absolutely yes. अरे अब तो फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट भी आपने देख रखी है कि जहां पर अगर साहिर के बैंक में अगर 20 करोड़ रुपीस का अमाउंट अगर डिपॉजिटेड है और शेखर कह भी रहे हैं कि ये मैंने उनको दिया है, मैंने उनको ये मनी लेंड किया है, ये उन्होंने मुझसे लिया है, तो शेखर की ड्यूटी है, लेंडर की ड्यूटी है कि वो प्रूव करेंगे कि उनके पास में वो पैसा कहां से आया। और अगर वो अनेबल हैं उस 20 करोड़ के लेंड किए गए मनी को के सोर्स को एक्सप्लेन करने में, तो सर्टेनली इस सिचुएशन में साहिर के लिए, रेसिपिएंट के लिए वो जो क्रेडिट एंट्री है वो यहां पर रिडीम्ड इनकम बन सकेगी। केवल शेखर ने ये कह दिया कि मैंने इनको दिया था, इससे काम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो केस स्टडी आपको यहां पर ये दी गई, एक्चुअली बस इशू यहां पर यही है कि जो भी कैश क्रेडिट है उसके जेन्युइन होने के लिए क्या assessee को लेंडर के हैंड्स में भी उसका जो सोर्स है वो एक्सप्लेन करना होगा। अब assessee को क्या लेंडर को खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 से ये बात लॉ में आ गई है कि कोई भी अमाउंट अगर assessee की बुक्स में अगर क्रेडिटेड नजर आ रहा है, ठीक है, तो जिस भी अदर पर्सन से उन्होंने वो लिया है, द पर्सन इन हुज नेम, जैसे शेखर के नेम में साहिर ने अपनी बुक्स में क्रेडिट अगर दिखा दिया, शेखर ने एग्री कर भी लिया, तो वो जो अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में वो जो शेखर है, वो जो अदर पर्सन है जिनके नाम में assessee ने अपनी बुक्स में अमाउंट क्रेडिट किया, उस शेखर को भी यहां उनका जो सोर्स है कि भाई उनके पास वो पैसा कहां से आया वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो ईओ के सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अब ये तो लॉ में लिखा गया कि भाई गिवर को भी, लेंडर को भी ये प्रूव करना है, तो इस केस में हम यही कहेंगे कि केवल शेखर ने ये एग्री कर दिया कि मैंने ये अमाउंट दिया है, ये काम नहीं चलेगा। शेखर को उसका नेचर एंड सोर्स भी ईओ के सेटिस्फैक्टरीली प्रूव करना पड़ेगा। इसी वजह से ईओ का जो एक्शन है वो यहां पर शेखर के द्वारा उस चीज को एक्सप्लेन ना करने की वजह से साहिर के लिए उस रिसीट को इनकम बनाने का वो यहां पर करेक्ट कहलाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स अब जो लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट लॉ में इनकॉर्पोरेट किया उससे यहां कोई रूम नहीं रह गया है। The assessee Messrs Carrier Network, a partnership firm comprising of 4 partners who have contributed capital in the books of the firm but failed to explain satisfactorily the source of receipt in their individual hands. The assessing officer has proposed to tax the amount credited in their accounts in the books of the firm as cash credit is in the hands of partnership firm. Is the action of AO valid? सुनिए, पहले एक वेंकटेश्वर राव का केस होता था तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। वेंकटेश्वर राव के केस में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा था क्या कि जो भी फर्म ने अपने पार्टनर्स से अमाउंट रिसीव किया है, पार्टनर्स ने उनको ये कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो जो अमाउंट की रिसीप्ट है वो फर्म ने तो उसका जो सोर्स है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि ये पार्टनर से मिली हुई मुझे कैपिटल है। अब पार्टनर्स अगर उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एओ क्या कहता है कि मैं तो जो लेंडर हैं जिन्होंने ये पैसा फर्म में लगाया है
मैं उनको नहीं, मैं तो जो रेसिपिएंट है उनके लिए सेक्शन 68 इन्वोक करूंगा। तो तब वेंकटेश्वर राव के केस में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट होती थी कि भाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सेक्शन 147 को यूज करके जो पार्टनर्स हैं उनको पकड़िए और उन पर आप उनके जो केसेस है वो आप रीओपन कीजिए। वो अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए आप उसका टैक्स इफेक्ट दीजिए। ये पहले तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के केस की रूलिंग से एओ का जो एक्ट है वो गलत हो जाता था। लेकिन अभी फाइनेंस एक्ट 2022 की जो अमेंडमेंट है उसमें लोन बोरोइंग और एनी सच अमाउंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, तो मतलब उसकी एक लिबरल इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि जो भी अमाउंट रेसिपिएंट को अब गिवर से मिल रहा है, अब यहां रेसिपिएंट के लिए उसका नेचर एंड सोर्स कब एक्सप्लेन ट्रीट किया जाएगा, जब जो गिवर है उनके पास में वो पैसा कहां से आया उसका वो सोर्स एक्सप्लेन कर दें। तो फाइनेंस एक्ट 2022 की इस अमेंडमेंट के आ जाने के बाद में हम ये यहां पर कह सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स क्या, कि जो फर्म ने अमाउंट रिसीव किया है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर व्हाट एवर नेम कॉल्ड में जो नई अमेंडमेंट में फाइनेंस एक्ट 2022 की जो आई है उसमें माय डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो केस है वो कवर किया जा सकता है। तो अब इस सिचुएशन में जो फर्म की बुक्स में जो अमाउंट क्रेडिटेड नजर आ रहा है, एक्चुअली फर्म पार्टनर्स के पास में वो पैसा कहां से आया वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एओ को नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये जो अमाउंट है वो फर्म के लिए इनकम की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्या इस पर सेक्शन 68 इन्वोक किया जा सकता है? इशू तो यही है। सेक्शन 68 में फ्रेंड्स कोई भी क्रेडिट एंट्री अगर एक्सप्लेन ना हो पाए तो वो डीम्ड इनकम बनती है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 से तो अब स्कोप एक्सटेंड हो जाने की वजह से सेक्शन 68 के हम क्या कहेंगे कि जो गिवर हैं दैट इज वो पार्टनर, उनके पास में वो पैसा कहां से आया, पार्टनर को उसका नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस, जो जिसके नाम में अससी फर्म ने अमाउंट क्रेडिट किया है ना, उस पर्सन दैट इज पार्टनर को भी एक्सप्लेनेशन ऑफर करनी पड़ेगी कि वो सम जो फर्म ने उनके नाम पर बुक्स में क्रेडिट किया है वो पार्टनर के पास में कहां से आया, और वो एक्सप्लेनेशन एओ के सेटिस्फैक्टरली होगी, तभी अससी के पार्ट पर वो क्रेडिट एंट्री एक्सप्लेन्ड हुई कहलाएगी। तो इस नई अमेंडमेंट के आ जाने के बाद में जो ऑनस मतलब वर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहां पर अससी फर्म के साथ साथ अब जो गिवर हैं उन पर भी आ गया है। ठीक है, भले ही फर्म ने एक्सप्लेनेशन दी लेकिन पार्टनर अटक गए, तो अब सेक्शन 68 यहां पर लग सकेगा, जिसकी वजह से इस नई अमेंडमेंट के आ जाने की वजह से एओ का एक्ट जो पहले रॉन्ग हो जाता था वेंकटेश्वर राव के केस में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट की वजह से, अब वो एक्ट यहां पर उनका करेक्ट ट्रीट किया जा सकेगा। यस, वही चीजें आपको यहां पर गिवन है। तो ये जो वर्ड्स है ना, व्हाट एवर नेम कॉल्ड, एनी सच अमाउंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, तो इसको लिबरली कंस्ट्रूड करते हुए जो ये आंसर है वो आपको यहां पर ये दिया गया है। तो मैंने अमेंडमेंट से पहले जिस तरह की बात थी और जो अमेंडमेंट का इफेक्ट है वो यहां पर आपको हाईलाइट किया। और आइए फ्रेंड्स, अब आपको जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं काइंडली उनको भी गो थ्रू कर लीजिए। तो आपको बस फॉलोइंग स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। द एडिशंस टू इनकम मेड बाय इन्वोकिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रेट्स ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल टू द ससी। देन आंसर इज नो, क्योंकि वहां तो सेक्शन 115 लगता है ना। हाँ, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, 78% इफेक्टिव रेट जो आती है उससे वे एडिशन टैक्सेशन के लिए लायबल बनते हैं। तो हाउ कैन यू से कि वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। देन आइए मे 2006 के क्वेश्चन पर, ये डीम्ड इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो मैं आपके सामने यहां प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो द असेसिंग ऑफिसर फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ अ फर्म it had paid rent in respect of its business premises amounting to rupees 60,000 which was not debited in the books of account for the year ending 31st March 2023.
तो मतलब क्या, ये तो एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जैसा सीन बन गया कि फर्म ने 60,000 रुपीज का जो एक्सपेंस है, बिल्डिंग का जो रेंट है वो पे किया है और पीएनएल में वो डेबिट ही नहीं किया, बुक्स में उसे डेबिट ही नहीं किया, तो मतलब ब्लैक मनी यूज किया होगा। हाँ, द फर्म डिडंट एक्सप्लेन द सोर्स फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। द असेसिंग ऑफिसर प्रपोजेस टू मेक एन एडिशन ऑफ रुपीज 60,000 in the hands of the firm for the AY 23-24. The firm claims that even if the addition is made, the sum of rupees 60,000 should be allowed as deduction while computing its business income since it has been expended for purpose of its business. Examine the claim of the firm. फर्म का क्लेम बिल्कुल इररेलेवेंट और इनकरेक्ट है, क्योंकि याद करो, जो एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन नहीं हो पाता वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के नाम पर सेक्शन 69C में डीम्ड इनकम बन जाता है, क्योंकि आउटफ्लो तो सेकंड स्टेज से पहले इनफ्लो हुआ होगा, आपको 60,000 की इनकम हुई होगी, वो आपने रेंटल एक्सपेंस के पेमेंट में यूटिलाइज की होगी, आपने वो इनकम ऐड कर रखी है, इसलिए इस एक्सपेंस को आपने पीएनएल में डेबिट नहीं किया है, बुक में डेबिट नहीं किया है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एक तो आपकी डीम्ड इनकम बनेगा। और उसी सेक्शन 69C में ये भी लिखा है कि जो एक्सपेंडिचर यहां डीम्ड इनकम बनेगा उसकी एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके, इसीलिए फर्म का ये जो क्लेम है वो टीनेबल मतलब वैलिड इन लॉ नहीं है। और आइए फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूं आपको जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, उसमें in the course of scrutiny assessment of Mr. X, the assessing officer, on the basis of information available with him, sought an explanation for the source of the expenditure of rupees 20 lakhs incurred on the wedding of his daughter. The said expenditure was neither recorded in the books of account maintained, nor was the explanation offered by Mr. X is satisfactory. What are the consequences? तो पहला कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 69C से ये जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है ये आपकी डीम्ड इनकम बनेगा, दैट्स इट, है ना। सबसे पहले सेक्शन 69C की वजह से ये 20 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो मिस्टर एक्स की डीम्ड इनकम बनेगा। फिर 69C ये भी कहता है कि इस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको एक्ट में कहीं नहीं मिलेगी। फिर इसके टैक्सेशन के लिए सेक्शन 115BBE पिक्चर में आएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 115BBE से यहां 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस लगाया जाएगा। फिर पेनल्टीज में माय डियर फ्रेंड्स आप एक सेक्शन 271AA भी देखते हैं। सेक्शन 68 से 69D तक की जो डिम्ड इनकम होंगी वो 10% की पेनल्टी के लिए लाइबेबल बनेंगी। तो फिर वहां पर जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की मतलब जो 10% वाली पेनल्टी है वो यहां पर और लगाई जा सकेगी। तो कॉन्सिक्वेंस में एक तो सेक्शन 69C आया और इसके अलावा 115BBE टैक्सेशन के लिए पिक्चर में आ गया। इसने डीम्ड इनकम बनाया और उस एक्सपेंडिचर को, इसने टैक्सेशन की बात की, और इसके अलावा सेक्शन 271AA जो मैं पेनल्टीज में आपको रिफ्रेश भी करा दूंगा, आपको वैसे पता है सेक्शन 271AA में सेक्शन 68 से 69D तक की जो डीम्ड इनकम है उन पर 10% की पेनल्टी की बात है कि जो भी 115BB में टैक्स निकल कर आता है ऐसे अमाउंट पर उसके 10% की पेनल्टी के लिए वे असस्य और लाइबेबल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बस वो कॉन्सिक्वेंस में, हालांकि सजेस्टेड में पेनल्टी के क्वांटम की बात की नहीं थी, लेकिन वो हमने एडिशनली यहां पर और डिस्कस कर ली है। तो यस, अब मैं कह सकता हूं कि हां, हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 14 क्वेश्चंस मेट एएमटी एंड बायबैक और डीम्ड इनकम एंड उसके टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हम आगे रिवीजन सेशंस की सीरीज में, और उसमें मैं आपको बिजनेस ट्रस्ट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो रिफ्रेश कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवीजन सेशन में फ्रेंड्स हम कुछ और एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट टॉपिक्स है पहले वो रिफ्रेश करेंगे, और फिर उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आगे प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।